हेलो फ्रेंड्स, देखो इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हम ब्रिक्स समूह से करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो ब्रिक्स है वो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और अमूमन हर एक साल पूछा जाता है। तो ब्रिक्स समूह और बदलता वैश्विक परिदृश्य और इसमें भारत के लिए ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। भारत जो है ब्रिक्स से जुड़ के जो लाभ हासिल करना चाहता है, उन लाभ हासिल करने के रास्तों में क्या क्या दिक्कतें हैं, एक ये, और दूसरा उन दिक्कतों को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। 2024 के ब्रिक्स समिट के जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका स्थान कजान रशिया में था, इसके क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, सबको खंगालते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो विषय वस्तु की बात करें इस साल दैट मीन्स 2024 का, तो ये न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना इसका सेंट्रल थीम रहा था इस 16वें शिखर सम्मेलन का। तो इस थीम को यदि आप डिकोड करने का प्रयास करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ब्रिक्स का जो अल्टीमेट गोल है आपको पता चल जाएगा। बहुपक्षवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब ग्लोबल साउथ की बात करी जा रही है। आप देख रहे हो कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो राइजिंग इकोनॉमी है उनकी बात उतनी ढंग से नहीं सुनी जाती है, या जो पिछड़े हुए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनके कंसर्न पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दिया जाता। तो इस वजह से जो है ये बहुपक्षवाद वर्तमान विश्व में सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो इसको हम डिकोड करेंगे कि कैसे वैश्विक ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर सबमिट की बात करें 16वें शिखर सम्मेलन की, तो अपने आप में दो महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये विशेष था। पहला कि आपको पता चल गया होगा कि ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हो गए हैं और मोर देन दैट बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं ब्रिक्स का सदस्य। तो पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें संस्थापक सदस्यों के साथ साथ दैट मीन्स ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ जो नए सदस्य देश बने हैं ना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब भी इसमें शामिल थे, इस बैठक में हिस्सा लिए। इसके साथ साथ आपने ये ध्यान में रखा होगा कि जो 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उस डोकलाम विवाद के बाद यदि द्विपक्षीय वार्ता में बात करें फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ, तो दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की ये पहली बैठक थी, ठीक है, औपचारिक रूप से। तो एलएसी से संबंधित कुछ हालिया समझौते भी हुए थे। तो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समिट था 16वां समिट कजान वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी सारे जो डिक्लेरेशन थे, कजान डिक्लेरेशन, जो भी आउटकम्स रहे वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, हर एक समिट में होता है, तो इसको खंगालेंगे। ब्रिक्स जो है आपको पता है, देखो कोई भी जब आप इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक डील करो ना, तो उसमें मैपिंग की अनिवार्यता है। आप मैपिंग ड्रॉ करना, ये काफ़ी कम समय में मैंने ड्रॉ किया है, आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैपिंग, बहुत ज़्यादा मतलब कैलीग्राफी वगैरह और मानचित्र विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। ये एकदम मतलब डिट्टो जो भी अक्षांश देशांतर है मिला के बना, बस एक आउट मैप आपको होना चाहिए, आउटलाइन होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये साउथ अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और दर्शाना जरूरी है, यही 2-3 नंबर आपके गेन करवा सकते हैं। ब्रिक्स जो है ओरिजिनली ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील, इनके द्वारा नाम दिया गया और लेट बाद में जाके जो है 2001 में गोल्ड सैशमैन के द्वारा जो है इसका गोल्डमैन सैश के द्वारा जो है इसको मतलब इमर्जिंग मार्केट के लिए इसका यूज होने लगा, ठीक है। और ये इमर्जिंग मार्केट कौन कौन से थे, साउथ अफ्रीका था, इंडिया था, चाइना था, ब्राज़ील था, रशिया था, ठीक है। तो इसको मिला के ब्रिक्स का नाम दे दिया गया और 2009 में इसका पहला औपचारिक बैठक हुआ था डियर एस्पिरेंट्स। ये तो थोड़ा बहुत एस्थेटिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन दैट मीन्स कजान डिक्लेरेशन की बात करें तो इसके बहुत सारे बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना इसका अल्टीमेट गोल था। शुरुआत में मैंने थीम को डिकोड कर दिया है। तो जो भी इसके आउटकम्स आप देखोगे ना, जो भी डिक्लेरेशन के पॉइंट को आप डिकोड करने का प्रयास करोगे, आपको पता चलेगा कि हमेशा जो है जो शैम अंकल और वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, या वेस्टर्न कंट्रीज का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ज़्यादा वर्चस्व रहता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। पहला है स्थानीय मुद्राओं का मुद्रा के उपयोग का विस्तार, ठीक है। हमेशा डॉलर में ही हम क्या करते हैं, डॉलर में ही करेंसी एक्सचेंज करते हैं, कोई भी व्यापार वगैरह करते हैं। लेकिन ब्रिक्स समूह का
जो अभी मतलब टेम्पररी जो प्रयास है अभी मतलब शुरुआत कर दिया गया है, वह है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिले तथा बाह्य आर्थिक झटकों से उत्पन्न जो मतलब दिक्कतें होती हैं उनसे हम सुरक्षित रहें। इसके लिए हमें केवल डॉलर पे ही डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने लोकल करेंसी में भी क्या कर सकते हैं, व्यापार वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ वित्तीय प्रणाली में सुधार की बात करी गई है ताकि सुधारित, समावेशी और समतापूर्ण वैश्विक वित्तीय प्रणाली पे जोर दिया जाए। ठीक है, जैसे आईएमएफ है तो आईएमएफ में कुछ ही लोगों की बात सुनी जाती है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो दबे कुचले हैं, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। तो ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने की बात हो रही है, स्वैपिंग की बात हो रही है, जैसे यूपीआई पेमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए, जिससे कि आर्थिक संबंध मजबूत हों और पश्चिमी अर्थव्यवस्था पे जो अन्य देशों की जो पूरे विश्व अर्थव्यवस्था की डिपेंडेंसी है वो कम हो। इसके साथ साथ वैकल्पिक वित्तीय तंत्र, जैसे मैंने बताया कि यूपीआई पेमेंट वगैरह, स्विफ्ट का निर्माण किया गया है, उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है। सीमा पार भुगतान प्रणाली और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसकी भूमिका को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और ज़्यादा उसे एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात करी गई है। कृषि व्यापार और सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार तथा खाद्य आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए क्या होना चाहिए, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि जो भी इसमें देश शामिल है ना, सब में बहुत ज़्यादा विविधता है, सब जो है काफ़ी ज़्यादा इनमें फसल भी है, क्रॉप ग्रोइंग इकोनॉमी है और क्रॉप मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये आपस में यदि एक्सचेंज करेंगे तो भूख और कुपोषण से सब एक दूसरे के जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके साथ साथ बिग कैट्स संरक्षण की बात करी गई है, बाघों की संरक्षण की बात करी गई है, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके संरक्षण की बात करी गई है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस पर जोर दिया गया है, जो कि भारत का इनिशिएटिव था, भारत इसको बार बार कह रहा था। इसके साथ साथ जो भी कमजोर प्रजातियां हैं उनके संरक्षण पर सहयोग हो, बढ़ावा मिले, तो इसकी बात करी गई है, एक आउटकम्स में से एक है। इसके साथ साथ देखो, जो आतंकवाद रोधी पहले है ना, जो शुरुआत में आप देखोगे कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, इंडिया बार बार कहता था देखो पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पोषित कर रहा है, तालिबान की बुराई करता था, क्योंकि ये सब लोग बंदूक की राजनीति पे ही विश्वास करते हैं, मारना काटना, लोगों को दबा के आगे बढ़ना। ठीक है, तो पश्चिमी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कर रहे थे। तो वो कही जाती है ना बात कि जिसके पैर ना फटे बिवाई, सेका जाने पीर पड़ाई। तो जब 9/11 हुआ, अमेरिका खुद उसका भुक्तभोगी बना, तब वो मतलब जो इंडिया का कंसर्न था, जो इंडिया का प्रपोजल था आतंकवाद को लेके, वो एक्सेप्ट कर लिया तुरंत ही। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आतंकवाद रोधी जो पहले है ना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय बने, इसका समर्थन भी किया जा सके ब्रिक्स देशों के द्वारा, तथा यूएन के द्वारा जो नियमित आतंकी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो और आतंकवाद रोधी प्रयासों पर क्या मिले, बल मिले। ये जो है ब्रिक्स का आउटकम्स है 16वें समिट का। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सहयोग की भी बात करी गई है। ब्रिक्स अनुसंधान और विकास वैक्सीन केंद्र का समर्थन किया गया है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 में सब देश एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, तो ऐसा अगर आगे आए, कोई भी विपदा आए, आपदा आए, तो उसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा सब लोग मिलके वैक्सीन वगैरह तैयार करें और सबका साथ करें, सबका साथ दें। डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ाने तथा टीके तक पहुंच जो है सुनिश्चित है, ये जो है ये सुनिश्चित किया जा सके, ये आउटकम्स में से एक है। इसके साथ साथ जो नए देशों सदस्यों का समावेशन है, इस पर भी बात कही गई है। ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया को औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल किया गया है। और ये देश जब ब्रिक्स में शामिल हो चुके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो है ब्रिक्स का वर्ल्ड पॉपुलेशन में पार्टिसिपेशन जो है 46% हो गया है, और ब्रिक्स का जो वैश्विक जीडीपी है में योगदान है वो 29%, लगभग 30% के बराबर हो चुका है। इसके साथ साथ जो बहुपक्षवाद की बात करी थी मैंने शुरुआत में, जो इसकी थीम थी, तो बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। देखो, पावर जब सेंट्रलाइज होता है ना, तो अन्य लोगों को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो पावर को सेंट्रलाइज न किया जाए। ठीक है, मल्टी ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की बात करी जा रही है, ताकि पावर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब एक कोई जो है जिसके पास ज़्यादा पावर है दूसरे को दबाए ना,
ठीक है, अगर दबाने का प्रयास भी करता है तो उसके पास वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो। इसीलिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना इस आउटकम्स का एक हिस्सा है। न्याय संगत वैश्विक विकास और बहुपक्षीय सहयोग पर बल मिले, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक चर्चाओं में प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाए, जैसे कि वैश्विक दक्षिण आवाज को भी क्या मिले, बल मिले। इसके साथ साथ इसका लास्ट आउटकम की बात करें तो भारत चाइना द्विपक्षीय बैठक थी। मैंने शुरुआत में बताया कि 2020 के डोकलाम विवाद के बाद पहली बार औपचारिक रूप से दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बैठ के आमने सामने बात करी और एलएसी के निकट जो है गश्त व्यवस्था से संबंधित एक समझौता किया, जिसका सभी ने स्वागत किया। ठीक है, तो ये हो गया आउटकम्स ब्रिक्स समिट, 16वां ब्रिक्स समिट खचान रशिया में जो हुआ था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, हमने देखा कि ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, और उसके आउटकम्स क्या थे। हम हर एक आयामों से देखे कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना है, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना है, ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, टीके तक पहुंच सुनिश्चित करना है, वगैरह वगैरह। अब ब्रिक्स भारत के लिए एक अवसर है। किन किन आयामों में, इसको देख लेते हैं। देखो, वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है भारत। ठीक है, और ब्रिक्स में वैश्विक दक्षिण के बहुत सारे देश भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भारत को लाभ मिलेगा। अपनी आवाज़ जो है ब्रिक्स के माध्यम से अन्य देशों तक या इंटरनेशनल लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बहुराष्ट्रीय संस्था हैं, वहाँ पे जाके ये बढ़ावा दे सकता है। उस आवाज़ में दमखम के साथ चीज़ों का प्रपोजल रख सकता है, किसी भी मतलब पॉइंट पे प्रपोजल रख सकता है, जिससे इसके आवाज़ में क्या होगा, भारीपन आएगा। भारीपन का मतलब ये हुआ कि बहुत राष्ट्रों का जब सपोर्ट मिलता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में किसी एक देश को, तो उसकी आवाज़ जरूर और ज़रूर सुनी जाती है। इसके साथ साथ गठबंधन की शक्ति, वही बात आ जाती है कि ब्रिक्स जब अपने आप में बहुत बड़ा बनते जा रहा है, ठीक है, 30% अपने मतलब वैश्विक जीडीपी का अब योगदान देने लगा है, तो गठबंधन एक गठबंधन है, ये अपने आप में पावरफुल संस्था है। तो कोई भी सदस्य जो है आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत में पड़ेगा वैश्विक आयाम पे, तो उसको एक ताकत मिल सकती है गठबंधन की। इसके साथ साथ जो भू राजनीतिक प्रभाव है ना भारत का, वो बढ़ेगा। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कहा जाता है ना, कहा जाता नहीं कि आप राजा के साथ घूमते, या संगठन में 25 गो भाई है, तो 25 गो भाई है, अगर सब में मतलब कोई मतभेद नहीं है और एकजुट है, एकता है, तो सब लोग उससे डरेंगे। तो यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करें तो यही भू राजनीतिक प्रभाव की बात करी जाती है। भारत कहेगा या कोई अन्य देश कहेगा, तो उसके पीछे ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या जो आने वाले समय में टाइगर्स बनने वाले हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, जब उनका सपोर्ट रहेगा किसी भी देश को, और ऑब्वियस यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट भारत, तो भारत की आवाज़ जो है सुनी जाएगी। इसके बाद इसके साथ साथ जो भारत के आतंकवाद रोधी प्रयास हैं, उसको जो है समर्थन मिलेगा। इसके साथ साथ जो प्रौद्योगिकी और नवाचार की बात हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए चाइना बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसका लाभ जो है सारे देशों को मिलेगा, भारत को भी मिल सकता है। इसके साथ साथ सतत विकास, जो जैसे भूख और कुपोषण की बात करें, ठीक है, पर्यावरण से संबंधी फाइनेंसिंग वगैरह की बात करें, तो इसमें भारत को सहयोग मिल सकता है। इसके साथ साथ व्यापार और ऊर्जा विविधीकरण में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल सकता है। आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि अरब, यूएई, ईरान और आपको सऊदी अरब के बाद, ठीक है, मिस्र के ऐड होने के बाद जो है टोटल वैश्विक तेल उत्पादन में जो है ब्रिक्स का तेल उत्पादन 43% हो चुका है। ठीक है, वैश्विक तेल उत्पादन में नहीं, इनके एडिशन के बाद जो ब्रिक्स का तेल उत्पादन है वो 43% तक पहुंच चुका है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि होगी, आबादी का 46% और जीडीपी का जब 29% कोई संस्था मतलब कंट्रीब्यूट करती है वैश्विक लेवल पे, और भारत जो है उसका हिस्सा बनता है, तो ऑब्वियस इस आर्थिक वृद्धि में भी क्या होगा, सारे देशों के सहयोग से भारत को सहायता मिलेगा। लेकिन चुनौतियां क्या क्या हैं, आप मतलब आपको तो सारी चीज़ें मतलब प्राइमा फेसिया के रूप में लग रही होंगी कि बहुत ही लुभावन है, लेकिन इसके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी हैं सफलता के राह में। सबसे पहली बात हो जाती है भागीदारी की असंतुलन की। मान लीजिए कि आपके गांव में दो लोगों के बीच दोस्ती है, एक के पास 50 रुपये है, एक के पास 500 रुपये का मालिक है, ठीक है, सीधे जो है कितना 10 गुना का अंतर है, तो ये दोस्ती जो है ना, ये संतुलित दोस्ती नहीं है डियर एस्पिरेंट, तो यही भागीदारी का असंतुलन बोला जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में देखोगे तो चाइना और रशिया के साथ जो है रूस के साथ जटिल संबंध है, चाइना और रशिया का भी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो चीन की आक्रामकता है और व्यापार असंतुलन है,
ये व्यापार असंतुलन है, ये जो है भारत को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलता है। हमेशा जो है चीन जो है मतलब आक्रामक विदेश नीति अपनाता है। आप देखे होंगे कि वैश्विक लेवल पे आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, साथ में श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, और बहुत सारे अफ्रीकी कंटिनेंट की बात करें तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको भी मतलब आर्थिक रूप से वो गुलाम बनाने की कोशिश में लगा रहता है। तो चीन की आक्रामकता भी ये भारत के राह में एक रोड़ा है। इसके साथ साथ भारत जो है क्वाड का सदस्य है, और जो क्वाड के सदस्य हैं डैट मीन्स चाय मंगल, वो सीधे सीधे चाइना के विरोध में है। तो चाइना जो है मतलब ये ज़्यादा पसंद नहीं करता है कि भारत क्वाड का सदस्य बने, तो एक चुनौती ये हो गई। इसके साथ साथ जो पश्चिम जो है ना, पश्चिम के जो देश हैं, इसको रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। किसको? ब्रिक्स को देखते हैं। तो भारत के लिए देखो, भारत जो है सबका साथ सबके विकास में, वसुधैव कुटुंबकम में की फिलॉसफी में क्या करता है? विश्वास रखता है। तो यदि भारत ऐसे किसी संगठन में इन्वॉल्व है जिसको पश्चिमी देश जो है, चूंकि पश्चिमी देश में सब में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के सिद्धांत के बदौलत ही भारत को पसंद किया जाता है, और भारत जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इस लिहाज से पसंद किया जाता है। लेकिन भारत एक तरफ क्या है? चाइना के साथ भी है, रसिया के भी साथ है, जो कि डेमोक्रेटिक विचारधारा के विरुद्ध काम ये करते हैं। तो इसलिए एक चुनौती ये भी है पश्चिमी देशों को संतुष्ट करना भारत के सामने। फिर द्विपक्षीय तनाव की बात आ जा रही है। देखो, चाइना के साथ इसको मतलब दिक्कत है, ऑब्वियस, जो सीमा समझौता है वगैरह ढंग से हुआ नहीं है, सीमा विवाद बना रहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी देख रहे हो, पाकिस्तान भी डिमांड कर रहा है, टर्की भी डिमांड कर रहा है, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा लगे रहते हैं। तो यदि पाकिस्तान के साथ खुद सीमा विवाद है, तो ऐसे में यदि टर्की आता है, पाकिस्तान आता है, तो ये क्या होता है? द्विपक्षीय तनाव पैदा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई मीटिंग हो रही है, गांव में कोई मीटिंग हो रही है, पंचायत चल रहा है, और पंचायत में दो प्रतिद्वंदी आके बैठ गए, तो वो उसको देख के मुंह बिचकाएगा, वो उसको देख के मुंह बिचकाएगा। तो यही जो छोटी छोटी चीजें आपके गांव में होती हैं, आपके परिवार में होती है ना, इसका थोड़ा बहुत आयाम और बढ़ जाता है, और वैश्विक लेवल पे यही सारी चीजें होती हैं। तो आपसे में जब झगड़ा हो रहा हो तो किसी खास मतलब कॉमन गोल के लिए हम एक दूसरे के साथ कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो झगड़ा का कंसर्न है, जो मतलब रूट ऑफ झगड़ा है, उसको हमें हटाना होगा, उसको मतलब एलिमिनेट करना होगा आपसी रिलेशन में, तब जाके हम बहुत ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाएंगे और कॉमन गोल को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ रशिया और भारत का भी कई एंगल में अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे यूक्रेन में भी देखिए, ठीक है, यूक्रेन जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और एक तरीके से मान लीजिए कि वो फ्री है कि वो किस में जाए, क्या करे, है ना, किस संगठन का हिस्सा बने। लेकिन रशिया ने जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाई, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दों पे जो है रशिया का दृष्टिकोण भारत से अलग है। इसके साथ साथ रशिया जो है चाइना के भी साथ है, तो भारत को कहीं ना कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं हमारा जो है रिश्ता गड़बड़ हुआ तो चाइना के साथ मिलकर हमारा नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक विचारधारा की बात करें तो भारत लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थक है, अतः पश्चिमी देश इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ब्रिक्स का हिस्सा है, जिसमें आप देखोगे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब लोकतांत्रिक विचारधारा के विरुद्ध वाले देश हैं। तो ये भी क्या है? भारत के सामने एक दिक्कत है। पश्चिमी देशों को कैसे खुश कर सकता है, कैसे मनाएगा कि हाँ भैया हम शराब की दुकान में जाके बैठेंगे तो, लेकिन शराब नहीं पिएंगे, ठीक है। ये मतलब मनाना किसी को इस बात पे लेके बहुत दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। फिर आर्थिक असमानता है। चाइना और भारत का व्यापार संतुलन अपने आप में काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी चाइना की चीज़ें हमारे यहाँ डंप की जाती हैं। चाइना का सब्सिडाइज रेट पे जो है अपने लोगों को व्यापार करने की बहुत ज़्यादा छूट देता है, जिसका लाभ वो कमाते हैं और लाके भारत में डंप कर देते हैं। इसके साथ ही भारत विरोधी देशों का ब्रिक्स का सदस्य होने पर सामंजस्य जो है, आपसी सामंजस्य, जैसे कि मैंने टर्की और पाकिस्तान का कहा, जरूरी है। अब आगे की राह क्या हो सकती है ताकि वैश्विक आयाम पे जो ब्रिक्स का अल्टीमेट गोल है उसे प्राप्त किया जा सके? पहला, वैश्विक स्थिरता के लिए एकजुट दृष्टिकोण होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण को लेके हो गया, ऊर्जा को लेके हो गया, शांति को लेके हो गया, आतंकवाद को लेके हो गया, मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट को लेके हो गया। तो इस पे क्या है कि एकजुटता जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि विरोधी देशों के साथ भारत का जो सामंजस्य है एक हद तक बैठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है,
लेकिन अगर मान लो कि ये अपनी सीमा विवाद हल कर लें, अपने आपसी दिक्कतों को ये सॉर्ट आउट कर लें और तब जाके एकजुट दृष्टिकोण अपनाएं, तब तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ भू राजनीतिक समन्वय भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ चीन की सौम्यता बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्रिक्स की सफलता में, क्योंकि चीन की जो आक्रामक नीति है, चाहे वो वैश्विक नीति हो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई नीति हो, या पड़ोसियों के साथ संबंध हो, या आर्थिक संबंध हो, इस आक्रामक नीति में चाइना को क्या करना होगा, सौम्यता दिखाना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि चाइना वाकई में सौम्य है, अन्य देशों को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने पेस से आगे बढ़ें, उनके लोग भी फ्लरिश हों, चाइना इसमें उन लोगों को क्या करेगा, सहयोग देगा। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन जरूरी है। और सबसे बड़ा शुरुआत जो है चाइना खुद से मतलब भारत के साथ जो सीमा विवाद है वो हल करके कर सकता है। ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा करेगा नहीं। इसके साथ साथ जो सदस्यों के बीच बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है उनका समर्थन किया जाए। एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो रोल है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यदि ये सारी चीज़ें करी जाती हैं तो जो राह की मतलब ब्रिक्स के राह में जो दिक्कतें हैं वो मिटिगेट हो सकता है और ब्रिक्स जो है अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकता है। डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि इन शॉर्ट जो ब्रिक्स से संबंधित एनालिसिस मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया वो आप तक बहुत ईजिली कन्वे हो गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। डियर एस्पिरेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा वह है SSCO, डैट मीन्स संघाई सहयोग संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अमूमन इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में BPSC यहाँ से अपने मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछता है। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि SCO है क्या, इसके क्या क्या सदस्य, कौन कौन से देश जो हैं सदस्य हैं, क्या क्या इसके लक्ष्य हैं, इनके उद्देश्यों को खंगालते हुए भारत जो इसका पार्ट है, सदस्य है, उसके लिए SCO का क्या महत्व है, उसके सामने कौन कौन से व्यवधान हैं और किन तरीकों से इन व्यवधानों को हटा के भारत जो है अपने आगे का रास्ता क्लियर कर सकता है। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि SCO की स्थापना 1996 में एक बहुपक्षीय और अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। ठीक है, और शुरुआत में जो इसका नाम था ना वह शंघाई 5 के रूप में रखा गया। 2001 में जब उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया तो शंघाई 5 जो है SCO में बदल गया, डैट मीन्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के सदस्य बने हैं। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या टोटल 10 है, जिनमें शामिल हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि वैश्विक आबादी की देखें तो 40% योगदान करता है SCO खुद में। GDP, वैश्विक आर्थिक योगदान की बात करें तो वैश्विक GDP में इसका सहयोग जो है 20% के बराबर है और वैश्विक भूभाग का 22% ये अपने आप में समाहित रखता है। तो इसका रणनीतिक महत्व, इसका भू राजनीतिक महत्व, इसका आर्थिक महत्व खुद ब खुद इन कंट्रीब्यूशन से आपको पता चल गया होगा। डियर एस्पिरेंट्स, कोई भी संगठन जब स्थापित किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उसकी कुछ फिलॉसफी होती हैं। जिन फिलॉसफी पे, जिन साधनों को अपनाते हुए वो अपने ध्येय को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो उसी प्रकार से चूंकि SCO दैट मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है तो इसके भी कुछ उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य में यदि देखें तो सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि SCO की जो भी बैठक होती है ना, तो उस बैठक में कोई भी दो सदस्य देश अपने द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठा सकते। कहने का मतलब आपसी झगड़ा जो है बारात में नहीं उठाया जा सकता, अपने घर पे जाके अपने आप जो है सॉर्ट आउट करो। इसका एक लक्ष्य है, तो ध्यान में रखना। इसके साथ साथ इसके लक्ष्यों में राजनीतिक मामलों, अर्थशास्त्र और व्यापार, वैज्ञानिक तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण सहयोग को बढ़ावा देना है इसका अन्य उद्देश्य। इसके साथ साथ क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, मैंने कल का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रिक्स का पढ़ा था, तो कजान समिट का जो आउटकम था ना, जो मेन सेंट्रल थीम था, वो बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना था। जो
विश्व है वो बाइपोलर विश्व ना हो के मल्टीपोलर विश्व बने, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबकी बात सुनी जाए, सबकी महत्ता जो है स्थापित करी जाए, उसकी महत्ता को स्वीकार किया जाए, उसके सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाए, उसके बातों को सुना जाए, उसके कंसर्न को सुना जाए, और तब जाके वैश्विक शांति और क्षमता का निर्माण हो, बंधुत्व का निर्माण हो और विश्व शांति में विश्व के साथ अग्रसर हो, मानवता का उत्थान हो, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो एससीओ में भी, एससीओ का यदि आप अल्टीमेट गोल देखोगे ना, तो ये पश्चिमी जो डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं उनका एक तरीके से सबस्टिट्यूट देखा जाता है। ये एशियन नेटो के रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ कंट्राडिक्शन भी होगा पश्चिमी फिलॉसफी से और एससीओ की फिलॉसफी से, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान संदर्भ में वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट एससीओ फॉर 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो वर्तमान संदर्भ है इसका करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 23वीं इसकी शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक, जो 23वीं बैठक थी वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब ने इसका प्रतिनिधित्व किया, जो कि आपके माननीय विदेश मंत्री हैं, और वो चश्मा लगा होगा कि उनका चश्मे लगाने का स्टाइल और निकालने का स्टाइल काफ़ी फेमस रहा था। डियर एस्पिरेंट्स, जब एस जयशंकर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो इन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। ठीक है, इसके साथ साथ सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होनी चाहिए। ये फिलॉसफी इन्होंने प्रीच करी कि जो भी सहयोग हो ना, वो आपसी सम्मान और सबके संप्रभुता की रक्षा करते हुए समानता पर आधारित होनी चाहिए। तो जो जयशंकर साहब थे, उन्होंने जब ये कहा कि सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए, ये बेसिकली BRI पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना पे, इस पे आधारित था। इसी को टारगेट करके इन्होंने कहा था। और बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु को भी यदि देखो तो भारत ने चीन के BRI के प्रति अपना विरोध जताया, और ऐसा करने वाला, BRI के प्रति विरोध जताने वाला भारत इस पूरे एससीओ का एकमात्र देश है। सबने लगभग इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ डिजिटल सार्वजनिक और संरचना और डिजिटल समावेशन को एससीओ में सहयोग के ढांचे में शामिल किया गया है, और ये भारत के द्वारा इसको प्रीच किया गया, भारत के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ा के कहा गया। इसके साथ साथ अफगानिस्तान को इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया था। पर्यवेक्षक का दर्जा अफगानिस्तान से 2021 में छीन लिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें एससीओ की बजट सचिवालय के संचालन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों जैसे मुद्दों पर भी ध्यान इसमें लाया गया, डाला गया। ठीक है, और इसके साथ ही पश्चिमी देशों के द्वारा जो रसिया पर एक तरफा प्रतिबंध लगे हैं ना, उन प्रतिबंधों की आलोचना करी गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स 23वीं जो परिषदीय बैठक हुई थी शासनाध्यक्षों की इस्लामाबाद में, उसके आउटकम्स थे। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब देख लेते हैं भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है। तो देखो, भारत के लिए एससीओ का जो पहला महत्व है वो आतंकवाद रोधी अभियान है, आतंकवाद रोधी प्रयास है। देखो, भारत पर जो है पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत हमेशा दबाव बनाया जाता है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। क्योंकि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, तो भारत पाकिस्तान का अपना मुद्दा है, और मैंने शुरुआत में बताया कि एससीओ में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाते। लेकिन आतंकवाद रोधी जो फिलॉसफी है, आतंकवाद रोधी जो विचारधारा है, वो भारत जो है एससीओ में उठा सकता है, और सारे देशों का समर्थन प्राप्त करके, जब समर्थन प्राप्त हो जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर ऑटोमेटिक दबाव बनेगा। इसके साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता पे लाभ हो सकता है। भारत के पास यदि देखोगे तो मध्य एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता के रख रखाव में योगदान का अवसर है एससीओ के माध्यम से। ठीक है, तो जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो इसमें जो है एससीओ के माध्यम से भारत काफ़ी ज़्यादा योगदान कर सकता है और इसका लाभ भी उठा सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो संभावित रूप से जो भी बाजार है ना, एससीओ के जो भी बाजार हैं और बाजारों तथा प्रौद्योगिकियों और निवेशों के अवसर तक इसके माध्यम से, एससीओ के माध्यम से भारत को अधिक पहुंच मिल सकता है। इसके साथ साथ देखो कनेक्टिविटी और जो बुनियादी ढांचा का विकास है, एससीओ की एक फिलॉसफी है, एससीओ इस पे जोर देता है, उसका उद्देश्य है जो कि भारत के अनुरूप है। भारत अभी विकासशील देश है और 2047 में इसका जो विजन है, विकसित भारत का विजन, उसमें बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। तो भारत इसका लाभ जो है एससीओ के द्वारा ले सकता है।
इसके साथ साथ बहुपक्षीय कूटनीति की बात करें, बहुलवाद, बहुपक्षवाद, जो कि हमने कल चर्चा भी किया था और अभी भी मैंने बताया कि एससीओ जो है भारत को इस कूटनीति में संलग्न होने और सदस्य देशों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और एक तरीके से सपोर्ट इसको मिलता है ताकि इसको वैश्विक आयाम पर भी जब सुना जाए तो बहुत सारे देशों के एटलीस्ट एससीओ के सदस्यों का इसको समर्थन भी प्राप्त हो। इसके साथ साथ कनेक्ट सेंट्रल एशिया, जो इंडिया की फिलॉसफी है ना, इंडिया की नीति है, फिलॉसफी नहीं पॉलिसी है, उसको जो है बढ़ावा मिलेगा एससीओ के माध्यम से। ठीक है, अब एससीओ में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले चीन और रूस के साथ संबंधों का संतुलन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे, अब शुरुआत में मैंने बताया कि रशिया पर एक तरफा अभी सैंक्शन लगा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा और जिसकी आलोचना भी की गई है एससीओ 23वीं समिट में। और इसके साथ साथ जो चाइना है ना, वो एक, यदि दोनों देखें, चीन और रूस काफ़ी एग्रेसिव आप इंटरनेशनल पॉलिसी को, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी को ये अपनाते हैं। इसके साथ साथ ये एंटी डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस के को ये बढ़ावा देते हैं। तो आप देखोगे पश्चिमी देश जहाँ पे भारत को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि भारत डेमोक्रेटिक है और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सबका साथ सबका विकास चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम के फिलॉसफी पे आगे बढ़ता है। तो एक ही साथ भारत एससीओ में भी शामिल है जहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न करता है और एक साथ क्वाड में भी शामिल है। तो ये क्या हो गया, दोनों विरोधाभासी हो गए। तो ये जो है इसमें संतुलन बनाना जो है भारत के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं ना, उसको भी संबोधित करना एक बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत का अपना चाइना के साथ जो है सीमा विवाद अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार वगैरह नहीं है, सीमा विवाद हमेशा चलते रहता है। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो संप्रभुता का मुद्दा है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का विरोध भी किया है भारत ने इस 23वें समिट में, ये भी एक संप्रभुता का मुद्दा है। भारत ने संप्रभुता को लेके इसकी आलोचना की थी। साथ साथ पाकिस्तान के साथ संबंधों को अपना प्रबंधन तथा इसके साथ ही आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना भारत के सामने जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के साथ प्रबंधन करे, चाइना के साथ प्रबंधन करे, जो खुद ही व्यापार घाटे में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके साथ साथ जो एससीओ के देश है ना, अन्य देशों के साथ इसका कम बायलैटरल अपना एक मतलब व्यापार है। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा कम है यदि चाइना और रसिया को छोड़ दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के सामने। और इसके साथ साथ एससीओ, एक तरफ एससीओ का मेंबर बने, एक तरफ क्वाड का मेंबर बने, और इसके अलावा भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है ना, इसको बनाए रखना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आप एक गुट में शामिल होते हो, देखो भारत जो है हमेशा से गुट निरपेक्ष नीति पे चलता आ रहा है, अभी भी चलता है, लेकिन किसी गुट का हिस्सा बनते हुए और आपकी जो रणनीतिक स्वायत्तता है, कोई रणनीतिक डिसीजन लेते हो, उसमें उस गुट का प्रभाव ना हो, ये देखना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है, तो संतुलन बना के आगे बढ़ना और जिस आप ग्रुप में जुड़े हुए हो, उस जिस ग्रुप से आपको लाभ होने वाला, जो भी लाभ होने वाला है, उसका संधान करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसके साथ साथ यदि आगे की राह देखें तो सबसे बड़ा जो देखो जो दिक्कतें होती है ना, उसी को सॉर्ट आउट करोगे तो वहीं आपके आगे की राह हो जाएंगी। भारत को पश्चिमी और एशियाई देशों के साथ संतुलित संबंधों का निर्माण करना होगा। इसके साथ साथ एससीओ का उपयोग भारत जो है सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, अवैध अप्रवासन जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत को अपने हितों का ध्यान रखते हुए मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि भारत इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखता है, संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, अपने जो रणनीतिक दृष्टिकोण है, उसका रणनीतिक जजमेंट है, वो बिना किसी के प्रभाव में आके गुट निरपेक्ष होके काम करता है, सबका साथ और सबका विकास ऑटोमेटिक होगा। जो भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी है, जिसका मूल तत्व है, सार तत्व है, नेक्टार है, वसुधैव कुटुंबकम, वो उसको फ्लरिश कर पाएगा और भारत जो है 2047 तक आगे बढ़ पाएगा, अब एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ पाएगा और वैश्विक लेवल पे अपने इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी के वजह से इसकी आवाज़ की धमक और आगे बढ़ेगी डियर एस्पिरेंट। तो आई होप इन शॉर्ट और क्रिस्प एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ वॉरियर्स। आई एम अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट भारत एंड क्वाड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज के इस तीसरे कड़ी के अंतर्गत हम भारत और क्वाड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 70वीं बीपीएससी को टारगेट करके लाई गई है।
डियर एस्पिरेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्वाड जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है जब से इसका सितंबर 2021 से फॉर्मली इसका ऑर्गेनाइजेशनल रूप में ये बाहर आ चुका है और तब से कई सारी जो ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह हुई हैं तब से बीपीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। डियर एस्पिरेंट, हम देखेंगे कि क्वाड 2007 से जब से इसका कंसेप्चुअल बीजारोपण हुआ तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा, तब से लेके 2021 तक, सितंबर 2021 तक जब इसका फॉर्मली रूप से औपचारिक रूप से ऑफिशियल ऑफलाइन मीटिंग होती है, तब तक किस तरीके से ये डेवलपमेंट करता है, इसके रास्ते में क्या क्या व्यवधान आए, कैसे जो है चाइना ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल के क्वाड के रास्ते में रोड़ा उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ देखेंगे किस अल्टीमेट एम को संधान करने के लिए इसका गठन किया गया है, दैट मीन्स इसके उद्देश्यों को देखेंगे। भारत क्वाड का मेंबर है तो भारत इससे क्या क्या किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है। इसके साथ साथ क्वाड के मामले में क्वाड के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है ताकि जो भी इसका अल्टीमेट गोल है वो इसे प्राप्त कर सके और एक शांति और नियम आधारित विश्व की स्थापना करने में ये सहयोग दे सके। डियर एस्पिरेंट, बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, दैट मीन्स चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह कोई नेटो के जैसे ये कोई फॉर्मली सैन्य संगठन नहीं है, मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं डियर एस्पिरेंट, ठीक है। इसके पीछे की कहानी एक गांव पे आधारित बता देता हूं। जैसा हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन समझाने से पहले, कोई भी मुद्दा समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं। लेट्स से आपके गांव में एक बहुत ही बदमाश चाचा हैं, मंगरू चाचा, जो कि फॉर्मली अपना वर्चस्व जताना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों को दबा के रखना चाहते हैं, वैश्विक लेवल पे अपना धाक जमा के रखना चाहते हैं और उनके एरिया के आसपास के जो भी क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे गैरमजरूआ क्षेत्र जिसे बोला जाता है, गैरमजरूआ हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, दैट मीन्स सरकारी ज़मीनों पर भी वो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो गांव के टेंगरू काका, बबलू काका और चचलू काका और पता नहीं कौन काका जो है मिलके ABCD काका, 4 काका मिलके एक संगठन का निर्माण करने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि अरे भैया हम लोगों को साथ में आना चाहिए, हम लोगों की विचारधारा सेम है, हम लोग शांत लोग हैं, विश्व में या अपने गांव में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब अपने डिसीजन पे सब अपने डिसीजन को लेने में स्वच्छंद रहें और वैश्विक नियमों पे आधारित जो है हमारा गांव गांवी नियम पे या नियम पे आधारित हमारा गांव डेवलप करे। ऐसा है उनके बीच जो चारों काका हैं, टेंगरू मेंगरू जो भी काका हैं। क्योंकि मंगरू काका जो हैं इतना एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं ताकि जिससे कि उनके पड़ोसियों को भी दिक्कत हो रही है और ओवरऑल गांव को भी दिक्कत हो रही है। तो ये 4 लोग सामने आते हैं ताकि मंगरू काका को काउंटर किया जा सके। अब जब 4 लोग सामने आएंगे, इनकी भी अपनी अलग अलग ताकत है, तो ये एक दूसरे की ताकतों से लाभान्वित होंगे। और देखो, कोई भी जब लक्ष्य साधा जाता है, लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करी जाती है, तो उसके राह में बहुत सारे रोड़े भी होते हैं। तो ये मंगरू टंगरू और टेंगरू काका और ABCD काका के राह में बहुत सारे रोड़े हैं। उन रोड़ों को कैसे मिटिगेट वगैरह करें ताकि वो मंगरू काका को भी काउंटर कर सकें और जो है नियम आधारित गांव का और शांत और सम्यपूर्ण गांव का जो है निर्माण कर सकें, गांव को आगे बढ़ा सकें। बस ये है क्वाड बबुआ, ठीक है। अब इसकी कहानी समझ लो, राम कथा समझ लो इसकी। देखो हुआ क्या है कि आप सबको पता है कि चाइना जो है बहुत एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसी अपनाता है, अपने पड़ोसियों की बहुत तंग करता है। देखो भारत के साथ इतना व्यापार करने के बावजूद भी अपना सीमा विवाद भारत से कभी सॉर्ट आउट ही करने की कोशिश ही नहीं करता है, भारत को उलझा के रखता है। दक्षिण चाइना सी को लेके आपको मुद्दा जो है सर्वविदित है। इसके साथ साथ शैम अंकल जो विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं उनको भी हड़का देता है, सब लोग इससे डरे वरे होते हैं। तो शैम अंकल को लगता है, शैम अंकल का क्या है, शैम अंकल भी अपने आप को वर्चस्वशाली समझते हैं और उनका ये फिलॉसफी है कि हमारा वर्चस्व जो है दुनिया पे कायम रहे, उसका सब्स्टिट्यूट कोई ना उभर के आए। और साथ में बबुआ भारत चाचा जो हैं ये भी डरे हुए हैं कि ये जो चाइना काका हैं, ये चाइना काका हमेशा हमें दबा के रखते हैं, हमसे व्यापार वगैरह तो खूब करते हैं लेकिन झगड़ों का निदान करने की कोशिश वगैरह नहीं करते हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर लाइक माइंडेड लोग, जैसे उधर ऊपर जापान हो गया जो कि चाइना से त्रस्त है और इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यदि ऑस्ट्रेलिया को करें तो आपका दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है चाइना के। तो ये लोग क्या हैं, बेचारे चाइना के सताए हुए लोग हैं और इनको लगता है कि भैया हम लोग एक साथ मिले तो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और इसी काउंटर के एवज में क्वाड का गठन होता है, जिसका बीजारोपण 2007 में अनौपचारिक बैठक
की शुरुआत के साथ होता है और इस विचार को प्रथमतः शिंजो आबे जो कि तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री थे उन्होंने लाया, इसका बीजारोपण किया डियर एस्पिरेंट। ठीक है, फिर बाद में होता क्या है कि चाइना का दबाव पड़ता है। देखो कुछ दिन पहले यदि 2008 से देखें 2012-13 तक चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो डिसीजन था वो चाइना से इन्फ्लुएंस होकर लिया जाता था। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा था चाइना का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव आता है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव आता है कि भैया देखो तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम पे बहुत सारे सैंक्शन वगैरह लगा देंगे, अपना कर्जा वगैरह मतलब लेने लगेंगे और व्यापार वगैरह बंद कर देंगे। मतलब डरा धमकाया जाता है ड्रैगन चाचा के द्वारा। तो बेचारा ऑस्ट्रेलिया जो है बाहर हो जाता है। फिर 2012 में जापानी प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की संकल्पना दी, जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी था। क्यों? देखो यहाँ पे कभी भी दोस्ती जो होती है ना, लाइक माइंडेड पीपल के बीच ही होती है डियर एस्पिरेंट्स। फर्स्टली व्हेन आई वाज टीचिंग यू पॉलिटी, तो जो शुरुआत की क्लास थी मैंने आपको बताया कि क्यों पॉलिटी पढ़ना अनिवार्य है। क्यों कोई भी स्टेट पीसीएस या सेंट्रल पीसीएस या यूं बात करें कि यूपीएससी जो है ये डिमांड करता है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ो, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ो। हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको उसे कुछ सीख मिलती है। तो पॉलिटी हमें बताता है कि जो हमारे दर्शन है शासन के, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को लेके, जो इंटरनेशनल रिलेशन पे, वैसे दर्शन कौन कौन से लोगों के अन्य भी हैं विश्व में। तो ऐसे लोगों को जब लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं तो हम उससे अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उनसे व्यापार करते हैं और दूसरे पर भी उसका प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी के आधारित, इस पे आधारित जापानी प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की बात करी थी, जिसमें यूएसए, जापान, भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल था। टोटल चारों देश जो हैं डेमोक्रेटिक देश हैं। ठीक है, 2017 में फिर जब ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर वगैरह पड़ता है तो ये गर्त में चला जाता है, सॉरी चाइना का प्रेशर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता है और ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में फ्रीज हो जाता है डियर एस्पिरेंट। 2017 में फिर क्वाड को पुनर्जीवित किया गया, कारण जो चीन की जो चुनौती थी वो बढ़ती जा रही थी और पहली बार क्वाड की बैठक एशियन शिखर सम्मेलन 2017 के दौरान मनीला में आयोजित होती है। फिर आगे जाके 2020 में मालाबार सैनिक अभ्यास होता है, जो कि भारत, अमेरिका और जापान का सैनिक अभ्यास है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाता है और 2021 में पहली बार क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट आयोजित किया जाता है और अंततोगत सितंबर 2021 में क्या होता है, फिर ये लोग ऑफिशियली मीटिंग करते हैं ऑफलाइन मोड में। ठीक है, और इस मीटिंग का नाम दिया जाता है द स्पिरिट ऑफ क्वाड नाम से जो है संयुक्त बयान जारी किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत में बता दिया कि क्वाड कोई सैनिक संगठन नहीं है, लेकिन चाइना जो है यही समझता है बबुआ, चाइना कोई बेवकूफ नहीं है, वो समझता है कि तुम जो है वो मालाबार सैनिक अभ्यास के तहत मिले और क्वाड का नाम दिए तो हमको काउंटर करने के लिए तुम लोग तो इकट्ठा हुए, ये बात हमको समझ में आ रही है। तो चाइना इसका पहली मर्तबा ही विरोध करता है डियर एस्पिरेंट। यदि विश्व में इसके योगदान की बात करें क्वाड कंट्रीज की, तो जीडीपी में इनका योगदान 60% है वैश्विक जीडीपी में, और वैश्विक व्यापार में 50% का योगदान देते हैं ये लोग। तो एक बात समझ लो कि भारत इसका सदस्य है, तो भारत जो है इससे लाभान्वित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वाड लाइक दारा सिंह जो कि, तो कहने का मतलब जो भी दारा सिंह का दोस्त रहेगा वो लाभान्वित होगा उनके पैसे से, उनके ताकत से और उनकी स्पिरिचुअल उपलब्धि से। ठीक है, कहने का मतलब कि आप किसी वैश्विक या स्ट्रॉन्ग संगठन में रहते हो तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होती है तो बिना उद्देश्य के नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ उनका जो है कॉमन गोल होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं संगठित प्रयास से। तो पहला उद्देश्य है चाइना के इंटरफेरेंस को काउंटर करना, चाइना के एग्रेसिव पॉलिसी को काउंटर करना। और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, देखो यहाँ पे ना आपको वर्ल्ड का मैप जो है, वर्ल्ड की मैपिंग जो है जरूरी है। यहाँ पे क्वाड का मैप मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन ताकि वीडियो शॉर्ट हो आप बना लेना और नोट शॉर्ट हो, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन हर एक उसमें मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के हर एक टॉपिक में आपको वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, ये अनिवार्य है, तो वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करना आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। देखो चाइना जो है ना वो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी पे तो विश्वास करता नहीं है, आप सबको पता है। एक पार्टी की गवर्नमेंट है, समाजवाद है,
ठीक है, डिक्टेटरशिप एक तरीके से चलता है जब ये क्या कहा, हम दो और हमारे एक वाली पॉलिसी पे, वन चाइल्ड पॉलिसी पे चाइना चल रहा था, तो चाइना कितना एग्रेसिवली इसको फॉलो किया। जो महिलाएं दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट हो जाती थी तो ज़बरदस्ती ले जाके उनका बच्चा जो है उनका एबॉर्शन करवा दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग क्या हैं, ये मानवाधिकार पे काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो ये चाहते हैं कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जिसको चाइना एग्रेसिवली ऑक्युपाई करना चाहता है, ऑक्टोपस के जैसे अपने जबड़े में लेना चाहता है, अपने सिकंजे में कसना चाहता है, तो ये सुरक्षित हो, सबके लिए खुला हो और शांत हो। इसके साथ साथ यहीं ये सब किस लिए किया जा रहा है, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए, जिससे कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत किया जा सके। इसके साथ साथ समुद्री सुरक्षा और संरचना विकास, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर भी चर्चा करना है। ठीक है, ताकि और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का मतलब क्या हुआ, अब हिंद महासागर का जो एरिया है, कितना अधिक व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार, इसमें कोई व्यवधान हो, देश आपस में लड़ने लगे, तो वैश्विक व्यापार में जो आपूर्ति श्रृंखला होती है वो क्या हो जाएगी, वो ठप पड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं क्या हो जाती है, ये भी डिस्टर्ब हो जाती है। वर्तमान संदर्भ क्या है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड फॉर 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन डियर एस्पिरेंट। जो क्वाड लीडर समिट हुआ था 2025 में, वह हुआ था 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन शहर, डेलावेयर प्रांत जो कि यूएसए का एक प्रांत है और उसी का शहर है विल्मिंगटन शहर। ठीक है, और पीएम मोदी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था डियर एस्पिरेंट। तो इस शिखर सम्मेलन के कुछ परिणाम हैं जिसके लिहाज से कंटेम्पररी इशू ये बना हुआ है और 70th बीपीएससी में पूछे जाने की पूरी 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 संभावना है। तो शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम को देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा। देखो ऑब्वियस, चाइना को काउंटर करने के लिए ये इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो चाइना क्या करता है, समुद्री सुरक्षा के लिए थ्रेट है, वैश्विक शांति के लिए थ्रेट है। तो ये तो दोनों चीज़ें होंगी ही, तो समुद्री सुरक्षा तो वो होगा ही। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग में भी इसका मुख्य परिणाम उभर के आया। फिर बुनियादी ढांचा एवं डिजिटल विकास, तकनीकी क्षेत्र, अंतरिक्ष सहयोग और शिक्षा सहयोग में जो है इसके मुख्य परिणाम उभर के सामने आया। और एक एक करके क्या कर लेते हैं, इसको एलोबरेट कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा सहयोग की बात करें तो क्वाड कैंसर मूनशॉट की बात करी गई है। क्वाड कैंसर मूनशॉट जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, भारत को भी इसका लाभ होगा। इससे भारत को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बात करें तो नेतृत्व करने, साझेदारी करने तथा जो भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उसके समाधान हेतु एक रणनीतिक अवसर जो है मिलेगा भारत को। ठीक है, इसके साथ साथ समुद्री सुरक्षा और सहयोग की बात करें तो इसमें क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लाया गया है 2025 में, जिसका उद्देश्य है क्वाड सदस्यों के बीच समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन में सुधार करना। इससे क्या होगा, इससे समुद्री सुरक्षा पर अन्य क्वाड देशों के साथ मिलकर काम करने की भारत की क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी डियर एस्पिरेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक पेस से एक कंपटीशन में लीड करते हो, कुछ ग्रुप के साथ कंपटीशन में जाते हो, तो कंपटीशन में लोगों को आगे बढ़ना मतलब बढ़ते हुए देखते हो, या मतलब कंपटीशन जीतने के लिए बहुत सारा कार्य करते हुए देखते हो, तो आप भी मोटिवेट होते हो। तो इसी मोटिवेशन से भारत को भी मोटिवेशन मिलेगा और समुद्री सुरक्षा में अन्य क्वाड देशों के साथ मिलकर काम करने की जो भारत की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ समुद्री सुरक्षा में अन्य सहयोग किया गया मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, मैत्री नाम दिया गया, इसको ध्यान में रखना। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 और मैत्री जो है समुद्री सुरक्षा और सहयोग को लेके लाया गया है। भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करेगी तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं उनको सुरक्षित करने के साथ देश की ऊर्जा एवं व्यापार आवश्यकताओं को क्या करेगा, यह पूरा करेगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो क्वाड स्टेम फेलोशिप शुरू किया गया है। इसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो भी छात्र हैं ना को भारत सरकार द्वारा जो भी वित्त पोषित संस्थाएं हैं, तकनीक संस्थाएं हैं, वहां से वो लोग इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने की क्या देती है, अनुमति देती है। तो इससे भारत का जो है वो सॉफ्ट पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है,
इसके साथ साथ बुनियादी ढांचा और डिजिटल विकास की बात करें तो इसमें दो पहल करा गया है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, क्वाड में जो है बंदरगाह के जो बुनियादी ढांचे होते हैं, टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, इसके साथ साथ क्वाड प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा डियर एस्पिरेंट। फिर अंतरिक्ष में सहयोग की बात करी गई, इसमें ना स्पेस बेस्ट वेब पोर्टल फॉर द मॉरिशस। ठीक है, भारत ने जो है चरम मौसम जलवायु और परिवर्तन के प्रभावों की अंतरिक्ष निगरानी करने को लेके ये इसको प्रपोजल दिया और सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, और इससे अंतरिक्ष में सहयोग में जो है भारत का भी हिस्सा बढ़ेगा। अब भारत के लिए क्या क्या महत्व है, देखो भारत के लिए बहुत सारे महत्व हैं। पहला जो मतलब भारत जो है शुरुआत से ही वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास शांतिपूर्ण विश्व की उन्नति की बात करता है। तो इसके लिए क्या है, रैंडमनेस की आवश्यकता नहीं है, एग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो क्वाड क्या है, देखो क्वाड के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती को जब हम डील करेंगे तो देखेंगे कि अभी लिमिटेड सदस्य हैं, 4 हैं, तो इसको बहुत सदस्य और इसका जो मेंबरशिप होराइजन है बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और मेंबरशिप और इसमें इसका मेंबर लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, चाइना पे एक तरीके से दबाव पड़ेगा, और चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या आर्थिक पॉलिसी हो, वो क्या करेगा, उस पर थोड़ा सा वो काउंटर स्टैब्लिश तो होगा ही। तो इससे क्या होगा, विश्व में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था क्या होगी, सुनिश्चित होगी। इसके साथ साथ जो चीन के विरुद्ध रणनीतिक समर्थन मिलना चाहिए भारत को, वो भी मिलेगा। ठीक है, क्वाड के सदस्य होने से। इसके साथ साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ना, तो कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अंतर संचरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सब सैनिक एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे में जो कटेज टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में देखेंगे, उनकी टेक्निक को सीखेंगे और इससे खुद को इन्हेंस भी करेंगे। इसके साथ साथ समुद्री सुरक्षा में भी इससे भारत को क्या इंश्योरिटी मिलती है। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैकल्पिक वित्त पोषण प्राप्त होगा इंडिया को। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े देश हैं जो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि जीडीपी का 60% और व्यापार का 50% जो है ये योगदान देते हैं वैश्विक व्यापार का। तो ये कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं भारत के लिए वैकल्पिक वित्त पोषण को लेके। इसके साथ साथ क्वीन, जिसका नाम है क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क, जो 2000 क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के निवेश को क्या देता है, ये गति देता है। इसकी शुरुआत करी गई है, तो इससे क्या होगा, इससे भारत को भी लाभ मिलेगा। स्टेम फेलोशिप तो है ही। इसके साथ साथ AI इंगेज, इसे 2023 में शुरू किया गया था। इसका क्या लक्ष्य रखा गया है, कृषि में बदलाव के लिए AI और रोबोटिक्स का उपयोग करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AI में ये डाल सकते हो ये। और इसके लिए संयुक्त अनुसंधान हेतु लगभग $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से इस क्षेत्र में किसानों का सशक्तिकरण किया जाएगा। एंड भारत, इंडिया इज द पार्ट ऑफ क्वाड, तो इसका लाभ इंडिया को भी मिलेगा डियर एस्पिरेंट। हमने पूरा एक पढ़ा था मतलब यूज ऑफ AI इन एग्रीकल्चर, तो इसमें इसका भी डाल सकते हैं, AI इंगेज के डेटा को भी डाल सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बताया कि करंट अफेयर्स कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, रेलेवेंसी के अनुसार एक दूसरे को क्या करते रहो, जस्टिफाई करते रहो, उसका डेटा उसमें करते रहो डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अगला बायो एक्सप्लोरर पहल शुरुआत करी गई है, जिसका उद्देश्य क्वाड राष्ट्रों के बीच तकनीकी क्षमता में वृद्धि करते हुए रोग उपचार, लचीली फसलों और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा देना है। एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ क्वाड, तो इंडिया को भी इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ भू राजनीतिक संतुलन भी बना रहेगा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये भारत को होने वाले लाभ हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, देखो कि कोई भी जब हम एक अल्टीमेट गोल को, जो कि हमारा कॉमन गोल होता है, उसको साधने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कि चाइना की प्राथमिकताएं, जो USA की प्राथमिकता है वो क्या है, वर्चस्व की प्राथमिकता है। लेकिन इंडिया सौम्यता और मतलब नैतिकता के साथ, और जो इसकी मतलब फॉरेन पॉलिसी का जो मेन नेक्टार है वसुधैव कुटुंबकम, इसके साथ साथ नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का क्या है,
को प्रमोट करना चाहता है और उसी को प्रीच करता है, लेकिन यूएसए वर्चस्व का गेम खेलता है। तो दोनों की प्राथमिकताएं क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो प्राथमिकताओं का क्लैश जब होगा ना, तो जो कॉमन गोल हमने साधा है, वो कॉमन गोल का टारगेट रखा है, वो कहीं प्राप्त होने में उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अभी तक ना इसका कोई संस्थागत संरचना डेवलप नहीं हो पाया है नेटो वगैरह के जैसे, ठीक है, या अन्य ऑर्गेनाइजेशन के जैसे। ये नया है, तो अभी कोई संस्थागत संरचना इसका नहीं हुआ है, कहीं कोई इसका मतलब ऑफिस वगैरह नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ चीन का दबाव, यदि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया पे फिर से चीन का दबाव पड़ता है, जापान पे पड़ता है, तो चीन के दबाव के वजह से भी बहुत सारे लोग जो है इसे विड्रॉ हो सकते हैं। तो एक ये चुनौती है। दूसरी, अपनी अपनी बाधाएं, हर एक देश के पास अपनी बाधाएं हैं। अभी अमेरिका को देख लो, अमेरिका जो है सेल्फ सेंट्रिक कंट्री है, अपने देश से ऊपर किसी को मानता उनता तो है नहीं, और सब जो है ऐसा नहीं मानते हैं, सब अपने फॉरेन पॉलिसी में और अपने राष्ट्र हित को ही प्राथमिकता देते हैं। तो ये मतलब इस कॉमन गोल के लिए क्या हो सकती है, एक बाधा हो सकती है। और किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं है जैसे नेटो में है। एक दूसरे पे मान लीजिए कि कोई दिक्कत आती है, चाइना ही कल जाके कोई दिक्कत उत्पन्न करे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लोग एक दूसरे का साथ देंगे, कोई प्रतिबद्धता भी नहीं है। तो लचीलापन है, रैंडमनेस है, जो इसके राह में चुनौती पैदा कर सकता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए? पहला तो संस्थागत सुधार, भैया अपना ऑफिस बनाओ, सचिवालय वगैरह बनाओ, ठीक है, और पूरा मतलब कैसे मीटिंग करना है, क्या करना है, ये पूरा एक इसका खाका तैयार करो, इसका संविधान तैयार करो। इसके साथ साथ सदस्यों का भी विस्तार करो, जो भी लाइक माइंडेड, जैसे दक्षिण कोरिया वगैरह हो गया, अब मॉरिशस वगैरह, मतलब जो भी इससे परेशान देश हैं सबको इसमें लाओ, ताकि चाइना के ऊपर दबाव बढ़े, ठीक है। और वैश्विक मानकों पर आधारित एक सुरक्षित आर्थिक ढांचा का विकास करो। इसके साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ावा दे। यदि सब ये दोनों मतलब क्वाड के जो भी मेंबर्स हैं, तो क्वाड का जो अल्टीमेट गोल है, जो इनका कॉमन गोल है, इंडो पैसिफिक को शांत रखना, सबके लिए ओपन रखना और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना और विश्व का विकास करना, इसको ये लोग संधान कर पाएंगे, इसको टारगेट कर पाएंगे। आई होप, तो ये था पूरा क्वाड ऑन भारत। आई होप कि जो चीज़ें भी क्वाड ऑन भारत से संबंधित मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश करी, आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।